मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार साइकिल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए मित्रों, हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अध्ययन करते हैं। आइए मित्रों, देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा लेयर में क्रिप्स ऑफ लीवर कुहने पाई जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा लेयर में क्रिप्स ऑफ लीवर कुहने पाई जाती है। और एक चीज, यहाँ एक हार्मोन होता है जिसे हम एंटेरोसेरेनिन हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटेरोसेरेनिन हार्मोन पाया जाता है जो लीवर कुहने को स्टिमुलेट करता है। इसको स्टिमुलेट करता है, लीवर कुहने को स्टिमुलेट करता है और इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करवाता है। और क्या काम, इसी इंटेस्टाइनल जूस को जो रिलीज करवाता है उसे हम सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। वो जो यानी जो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज हुआ लीवर को होने से, तो वो जो है उसे हम क्या कहेंगे, सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस से 4 हार्मोन रिलीज होते हैं मित्रों। कौन कौन? अरे सुमाला दीदी। अरे से होता है इरेप्सिन एंजाइम, सु से सुक्रेज एंजाइम, मा से माल्टेज एंजाइम, ला से लैक्टेज एंजाइम। तो मित्रों, इसमें पहला एंजाइम जो इरेप्सिन एंजाइम है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करवाता है, अर्थात प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। बाकी ये तीनों एंजाइम डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदलते हैं। यानी ये एंजाइम किसमें, डाइसैकेराइड को किसमें बदलते हैं, मोनोसैकेराइड में। देखिए कैसे बदल रहे हैं। जैसे सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ रहा है, अर्थात डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में तोड़ रहा है। दूसरा, माल्टेज एंजाइम की अगर हम बात करें तो माल्टेज एंजाइम जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज के 2 अणुओं में तोड़ता है, 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। कितने मॉलिक्यूल्स में? 2। अब यहाँ लैक्टेज एंजाइम जो होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गलेक्टोज में तोड़ता है। तो लैक्टेज एंजाइम किस में तोड़ता है? लैक्टोज को ग्लूकोज और गलेक्टोज में तोड़ता है। और एक चीज जान लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी हमने बताया था म्यूकोसा लेयर होता है और वही म्यूकोसा लेयर में क्रिप्स ऑफ लीवर कोहने भी पाया जाता है। ये आपको हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया। तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकोसा लेयर जो होती है वो फोल्ड होकर के एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम माइक्रोविलाई कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं मित्रों? माइक्रोविलाई कहते हैं। और माइक्रोविलाई की संख्या जो हम लोगों में होती है वो लगभग 50 से 60 लाख होती है। कितना होता है मित्रों? 50 से 60 लाख। तो आइए मित्रों, आगे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मित्रों, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और जानते हैं क्या क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर होता है। क्या होता है मित्रों? ब्रश बॉर्डर पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन बॉर्डर पाया जाता है? ब्रश बॉर्डर। इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को क्या करता है? बढ़ाता है। जो ब्रश बॉर्डर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सरफेस एरिया होता है उसको क्या करता है? बढ़ाता है और एब्जॉर्प्शन करता है, अवशोषण का काम करता है। और क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में सोडियम, पोटेशियम, एटीपेज एंजाइम सहायता करते हैं। क्या क्या सहायता करते हैं अवशोषण में? सोडियम, पोटेशियम और एटीपीएज एंजाइम सहायता करते हैं। और फैट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है लिम्फ ऑफ ब्लड वेसल्स में होता है, यानी रक्त वाहिकाओं के लिम्फ में होता है और जिसे हम क्या कहते हैं? लेक्टियल्स कहते हैं।
लिम्फ ऑफ ब्लड वेसल्स में फैट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर पूछा जाए वसा का अवशोषण कहाँ होता है, तो ब्लड वेसल्स के लिम्फ में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टियल्स कहते हैं। तो आइए मित्रों, और ये क्या काम करता है, जो ग्लूकोज और एमिनो एसिड, ग्लूकोज हमारे शरीर में होता है और एमिनो एसिड जो होता है, इसका जो अवशोषण होता है वो हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हिपैटिक पोर्टल वेन, यानी हिपैटिक पोर्टल सिरा के द्वारा किया जाता है ग्लूकोज और एमिनो एसिड का अवशोषण। और सबसे ज्यादा अवशोषण जो है कहाँ होता है मित्रों? इलियम। सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ होता है? इलियम। और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में सर्कुलर रोटेंडस द्वारा खुलता है। किसके द्वारा मित्रों? सर्कुलर रोटेंडस द्वारा खुलता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे खुलता है? सर्कुलर रोटेंडस द्वारा खुलता है। और अब आ जाइए, यहाँ से जेजुनम आपने जान लिया और इधर आपने इलियम भी जान लिया। अब सीकम की बारी है। सीकम की अगर बात करें तो सीकम में जो होता है सेलुलोज का पाचन होता है। सीकम में क्या होता है मित्रों? सेलुलोज का पाचन होता है। सीकम में सेलुलोज का पाचन होता है। तो सीकम यहाँ है मित्रों, सेलुलोज यहाँ, और ये आपका वर्मीफर एपेंडिक्स है, जिसे हम लोगों में पहले पूछ पाई जाती थी, अब हम लोगों में अवशेष के रूप में पूछ पाया जाता है, नाम मात्र के लिए। लेकिन कभी कभी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो यही अपेंडिक्स रोग बन जाता है, जिसको डॉक्टर क्या करता है? काट करके निकाल देता है। वो पूछ ही होती है मित्रों। तो आइए, तो सीकम में किसका पाचन होता है? सेलुलोज का। तो सीकम में सेलुलोज का पाचन होता है, लेकिन मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, क्योंकि सेलुलोज अब इस समय एब्सेंट होता है। अब कारण क्या है? क्योंकि मानव में पूछ नहीं पाई जाती है, अब अवशेष के रूप में पाई जाती है, इसीलिए यहाँ सेलुलोज एब्सेंट होता है और सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ क्या होता है? सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। लेकिन वही अगर देखा जाए दीमक वगैरह में, टर्माइट में, तो दीमक में के सीकम में जो है एक दो बैक्टीरिया होते हैं, एक ट्राइकोलिम्फा प्रोटोजोआ नाम है उसका, और दूसरा जो है वैम्पायरिला बैक्टीरिया पाया जाता है। तो कौन कौन? ट्राइकोलिम्फा प्रोटोजोआ, ट्राइकोलिम्फा प्रोटोजोआ, और आपका दूसरा वैम्पायरिला बैक्टीरिया पाया जाता है, जो सेलुलोज का पाचन कराता है। ये भूलना मत मित्रों। तो अगर पूछा जाए दीमक के सीकम में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो ट्राइकोलिम्फा होता है, और वैम्पायरिला बैक्टीरिया पाया जाता है, जो सेलुलोज का क्या कराता है? पाचन कराता है। यह बैक्टीरिया सेलुलोज एंजाइम का भी स्राव करता है, यानी सिक्रीशन। सेलुलोज एंजाइम का क्या कराता है? सिक्रीशन कराता है। और हम लोगों में अभी हमने जो बताया, जो वर्मीफर एपेंडिक्स है, इसके बारे में मैन में जो वर्मीफर एपेंडिक्स है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, अर्थात अभी हमने कहा अवशेषी अंग के रूप में है। इसमें इन्फेक्शन से हमें अपेंडिक्स रोग हो जाता है। इसमें इन्फेक्शन अगर हो जाए तो हमें कौन रोग हो जाएगा मित्रों? अपेंडिक्स रोग हो जाएगा। तो आइए मित्रों, हम अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में जानते हैं। तो आइए, तो मित्रों आइए हम बड़ी आंत के बारे में अध्ययन करते हैं। बड़ी आंत में हमने बताया था, छोटी आंत में बताया था जेजुनम होता है, फिर इधर आपका इलियम होता है, सीकम होता है। सीकम तो हमने बताया कि सीकम में क्या होता है? सेलुलोज का पाचन होता है, लेकिन मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। आइए, और अब चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। यहाँ 3 पार्ट होते हैं, कोलन, रेक्टम, एनस। और यहाँ कोलन में जो होता है, ये छल्ले के आकार की संरचना बनी रहती है, जिसे हम हास्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? हास्ट्रा। और इसी में एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे लगभग मुंह के लगभग लगभग किनारे होता है, तो उसे हम टिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? टिनी। तो आइए मित्रों,
उसी के आधार पर यहाँ जानते हैं। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है मानव के कोलन कोलन में फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। मानव के कोलन में किसकी क्रिया होती है? फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। और ये अर्थात किण्वन की क्रिया होती है। और ये फर्मेंटेशन में की क्रिया में सहायता करने वाला एक बैक्टीरिया होता है। ये कई बार पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे कोलन में कौन सा जो है वो बैक्टीरिया होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया, जिसे हम एसरकिया कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। एसरकिया कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया सहायता करता है फर्मेंटेशन में, और यह बैक्टीरिया हमारे कोलन के साथ सिम्बियासिस की क्रिया करता है, सहजीवी की क्रिया करता है। इतना समझ में आया मित्रों? तो हम लोगों के यानी मानव के कोलन में फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, और फर्मेंटेशन में एक जीवाणु की क्रिया में एक जीवाणु होता है जिसका नाम है एसरकिया कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया भाग लेता है, और ई कोलाई बैक्टीरिया कोलन से सिम्बियासिस की क्रिया करता है। दूसरा चीज, फर्मेंटेशन प्रोसेस में ट्रिप्टोफान क्या होता है मित्रों? ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड, इसका टेल और एमिनो एसिड में बदल देता है। फर्मेंटेशन की क्रिया में प्रोसेस में ट्रिप्टोफान जो होता है अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफान में अमीनो एसिड स्केटेल एंड अमीनो एसिड में बदल देता है। इतना समझ में आया दोस्तों? जो लैट्रिन के बाद स्मेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लैट्रिन के बाद जो हमें गंध आता है लैट्रिन से, वो उसके लिए यही कारण है कि जो फर्मेंटेशन जब प्रोसेस होता है तो ट्रिप्टोफान जो होता है अमीनो एसिड उसको स्केटेल और अमीनो एसिड में बदल देता है, और इसीलिए हम लोगों को गंध आता है। कभी कभी अगला देखिए, कभी कभी मानव के कोलन में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक एक प्रोटोजोआ पैरासाइट पाया जाता है। तो कभी कभी ये हम लोगों के कोलन में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ पाया जाता है, जो अमीबी पेचिस का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? अमीबिक डिसेंट्री का कारण बनता है, जिसे कोलाइटिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं मित्रों? कोलाइटिस कहते हैं। तो आइए मित्रों आगे देखते हैं। 90% जो वाटर होता है वो कोलन में एब्जॉर्ब होता है। किसमें एब्जॉर्ब होता है? कोलन में। और कोलन में साइक्लिन पाया जाता है, यानी ये रिंग पाया जाता है, और इस रिंग को हम हास्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? हास्ट्रा। तो हास्ट्रा क्या काम करता है? सरफेस एरिया को क्या करता है? बढ़ाता है। लाइटिंग करते समय सरफेस एरिया को क्या करता है? बढ़ाता है। और रेक्टम, अब बात आई रेक्टम की, इधर कोलन निपट गया, अब क्या बचा? रेक्टम। रेक्टम जो होता है इसमें केवल जल का अवशोषण होता है, यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो आइए मित्रों, अब हमको ने कुछ नोट में बताया है कि लीवर में गिल्सन कैप्सूल पाया जाता है। लीवर में क्या पाया जाता है मित्रों? गिल्सन कैप्सूल पाया जाता है। और मानव के लीवर में, लीवर जो होते हैं वो बाइलोब होते हैं, दो भागों में बटे होते हैं। लीवर जो होता है विटामिन ए का संश्लेषण करवाता है। किसका संश्लेषण करवाता है? विटामिन ए का संश्लेषण करवाता है, और विटामिन डी और विटामिन B12 का स्टोरेज करता है। विटामिन डी और विटामिन B12 का क्या करता है? स्टोरेज करता है, यानी इसको भंडारित करता है, स्टोर करता है। और क्या काम करता है? लीवर विषैले पदार्थों को अविषैले पदार्थों में बदलता है। विषैले पदार्थों को किसमें बदलता है मित्रों? अविषैले पदार्थों में बदलता है, और इसी को हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया आपको? तो ये हास्ट्रा हो गया, और इसी हास्ट्रा के नीचे एनस के बगल में एक जो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम टिनी कहते हैं। मित्रों, आज का ये हमारा पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लास समाप्त हुआ। मित्रों, अब हम मिलेंगे
अगले क्लास में सभी मित्रों को धन्यवाद। अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कृपया आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।